Hello everyone, welcome back to my digital channel Mission Vocabulary with संजीव। अगर आप एक नॉन नेटिव इंग्लिश एस्पायरेंट हैं और अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी में एक इम्प्रेसिव लेवल की फ्लुएंसी चाहते हैं, स्पेशली विद गुड होल्ड ऑन टू द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, या आप एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, खास करके इंग्लिश के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक होने वाला है। प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। The main motive of making this video is to make my viewers aware about how can they get full command on the vast vocabulary of English। इस वीडियो में हम आगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी सहायता से आप अपने इंग्लिश वोकेबलरी को बहुत आसानी से और बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एज ए इंग्लिश एस्पायरेंट की हैसियत से देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी अगर कोई टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करने का, तो आप इसको कंपेयर करके खुद देख सकते हैं कि ये जो टेक्निक है इसकी सहायता से हम अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि वोकेबलरी तो हम बिल्ड बहुत तरीके से करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं हो पाती हैं और जल्दी हमारे दिमाग से वैनिश कर जाती हैं अगर उसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सहायता से आप अपनी जो वोकेबलरी को परमानेंटली अपने माइंड में इंस्टिल कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को एज ए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश की हैसियत से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी कोई मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे अपने स्टूडेंट्स को टीच करने में। तो अब इस टेक्निक को जानने के बाद आप डेफिनेटली इस टेक्निक को एक मुख्य स्थान देंगे अपने जो ऑलरेडी जो मेथड्स और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इस मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में बात करें वोकेबलरी बिल्ड करने की, हमें इंग्लिश से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश में वोकेबलरी भी है और ग्रामर भी है। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज जो है दोनों ग्रामर और वोकेबलरी का कॉम्बिनेशन होती है। तो हम इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको इंग्लिश से जुड़े हुए पहले उनको समझ के फिर हम इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और ये फैक्ट्स बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड है कि इंग्लिश की क्या प्रेजेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या क्या जो ऑब्स्टैकल्स और प्रॉब्लम्स जो जनरली जो अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को ठीक करना चाहते हैं जो स्टूडेंट जो एस्पायरेंट और या वोकेबलरी को उसी से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम जो है एक एक करके पॉइंट वाइज जो है सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली इनको जानने के बाद आप बहुत सारे फैक्ट्स को अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। जो अगर आप ऑलरेडी एक इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में हैं तो इन सारे फैक्ट्स को आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को उठाते हैं। Point number 1 in the list is queries and confusions in the mind of non-native English learners। एक्चुअली इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है उसका एक नेचुरली वो हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमें स्पीकिंग और लिसनिंग इन्वायरमेंट एक मिलता है हमारे चाइल्डहुड से। सपोज करो अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हम जब बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, तब भी हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे से इंग्लिश अपने एक लैंग्वेज में जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि हम उस समय बोल भी नहीं पाते, हजारों बार जो है वो हमारे साथ वर्ड्स जो है रिपीट किए जाते हैं। तो सुनते सुनते और उस तरीके से बहुत आसानी से हम नेटिव लैंग्वेज को सीख जाते हैं। पर क्योंकि इंग्लिश का हमें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो इसलिए बहुत सारे जितने भी नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको एक तो वो स्पीकिंग और लिसनिंग का इन्वायरमेंट जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है। और सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बावजूद भी उनको बहुत सारे
एक्शंस और मेथड्स जो है, इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी एक लैंग्वेज जो है वो हमारे माइंड में फिक्स है, हमारा थिंकिंग भी प्रोसेस भी उसके अंदर चल रहा है। तो अब अगर हम कोई भी इस तरह की फॉरेन लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनमें से हमें उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि वो कौन से मेथड को इस्तेमाल करें, कौन से को नहीं, कितनी ग्रामर की नॉलेज इनके लिए सफिशेंट है और कितनी वोकेबलरी का कलेक्शन उनके पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने अपने डिफरेंट लेवल से वो एडवाइस दे देते हैं कि कोई कहता है कि ग्रामर ज़रूरी है, कोई कहता है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है। तो इन जितने भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एक्शन मेथड्स आपको करने चाहिए और किस सीक्वेंस में करने चाहिए, और ग्रामर और वोकेबलरी में कितनी कितनी ग्रामर को सीखना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट जहाँ तक सीखने वाले की बात है, इंग्लिश अगर हम नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी एजुकेशन ही इंग्लिश में नहीं हुई, कुछ ऐसे हैं जिनको एजुकेशन तो इंग्लिश में हुई बट वो एक कॉन्वेंट लेवल वाला इन्वायरमेंट, इवन चाहे वो पब्लिक स्कूलों में ही क्यों ना हो, लेकिन एक कॉन्वेंट लेवल वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, उनके घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती और इवन स्कूल में भी बोली जाती है, लेकिन फिर भी जो कॉन्वेंट लेवल का इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाया। इवन जो कॉन्वेंट लेवल वाले भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी वोकेबलरी को तो बिल्ड करना चाहते ही हैं, उनकी फ्लुएंसी तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग हैं जो लर्नर्स हैं, तो उनको कौन से मेथड्स करने चाहिए कौन से नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा के बाद अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट में मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 2 इन द लिस्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंग्लिश लर्निंग। क्योंकि जब भी नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में निकलते हैं तो उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो ये कौन कौन सी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और ऑब्स्टेकल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, और कैसे इन प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को टैकल किया जाए इसके बारे में भी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 3 इन द लिस्ट इज इंग्लिश एज ए लिंगुआ फ्रैंका और ए ब्रिज लैंग्वेज। एक्चुअली जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है जिसमें बहुत सारी इनके रीजनल लैंग्वेजेस है। हर स्टेट की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है जो कि दूसरे स्टेट से काफ़ी अलग है, और जिससे हर स्टेट जो है अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और वो एक दूसरे की लैंग्वेज को, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक जो है हिंदी जो है वो इन सभी स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन लिंक या कड़ी का काम करती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं, खासकर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है हिंदी की जो प्रेजेंस या एक्सपोजर बहुत कम है। वो स्टेट या तो वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या जो उनके जो बिल्कुल क्लोज नेबरिंग स्टेट है जिनकी लैंग्वेज उनसे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है उसके बारे उनके अंदर बात करते हैं, लेकिन हिंदी का वहाँ पर जो है प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि कोई भी कंट्री है उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके पास एक नेशनल लैंग्वेज की या कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि चाहे उनके जितने भी स्टेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रेड एंड बिजनेस है या टूरिज़्म के पर्पस के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की आपस में ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या आउटर सिक्योरिटी की बात हो, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन लिंक ज़रूर होना चाहिए हर स्टेट्स के बीच में। क्योंकि अब इंडिया के पास कोई ऐसी नेशनल लेवल की लैंग्वेज नहीं है, और वो जो कमी है अगर वो इंडिया के पास, तो वो बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान जो है वो इंग्लिश निकाल देती है। तो इसलिए अब इंग्लिश को एज ए लिंगुआ फ्रैंका या ब्रिज लैंग्वेज भी देखा जाता है कि एक लिंगुआ फ्रैंका या ब्रिज लैंग्वेज वही है कि जो भी कंट्रीज या जो भी स्टेट्स जिनकी अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनको वो एक दूसरे के नहीं समझ सकते, तो उसमें कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो उनके बीच में लिंक बना दे तो वही लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज होती है, जो रोल इस समय हिंदी नहीं कर पा रही है।
तो इंग्लिश वो कर पाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंग्लिश की जो है बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। और क्योंकि जहाँ तक एक कम्युनिकेशन लिंक की बात है तो इसमें जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इंग्लिश की जो प्रेजेंस है वो कितनी है किस स्टेट में, और इसकी लोकप्रियता कितनी है। तो चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 4 इन द लिस्ट इज प्रेजेंस एंड लाइकनेस फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर लिंगुआ फ्रैंका और ब्रिज लैंग्वेज की तरह काम करती है। तो अब जहाँ तक इंग्लिश की प्रेजेंस या लोकप्रियता की बात है वो इंडिया में काफ़ी प्रबल है, जिसके पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के ऊपर 200 साल तक राज किया है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश है वो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में, ट्रेड एंड बिजनेस में और कंट्री के जो दूसरे सेक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल पकड़ बना चुकी है, प्रमेट कर चुकी है। इवन हमारे लाइफस्टाइल में भी, कल्चर में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखा गया है। अगर हम साइंस या टेक्नोलॉजी की भी बात करें, खासकर जैसे कि मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस, तो वो एक्चुअली हमने ब्रिटिश से इनहेरिट की हुई है। और बहुत सारे तो इन स्टडीज़ के अंदर ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका हमारे पास हिंदी कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट वर्ड भी नहीं है। और अगर हम कंट्री के जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम लीगल सिस्टम्स की बात करें, जुडिशरी की बात करें, या जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सब भी जो है हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किए हुए हैं और वही सिस्टम है जो उनका था वही चला रहे हैं हम। तो बेसिकली उसमें भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, इसकी वजह से जो है इंग्लिश का जो है प्रभाव जो है हमारी कंट्री में जो है हर स्टेट में काफ़ी है। और रही बात तो जो दूसरा फैक्ट जो प्रमुख मुख्यतः कारण है वो है कि ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, खासकर जो आईटी सेक्टर में, तो एक तरह से पूरा जो वर्ल्ड है एक स्मॉल यूनिट की तरह बन गया है, जिसके अंदर ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी ईज हो गई है। तो अब जो भी कंट्री के पास में इंग्लिश की प्रेजेंस अच्छी होती है तो उनके पास ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो जहाँ पर इंग्लिश की प्रेजेंस अच्छी है, तो क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वर्ल्ड की जो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़ हैं वो तो यहाँ बिजनेस करती ही हैं, लेकिन जो इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं भी है तो लेकिन फिर भी उनको मालूम है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वो कम्युनिकेशन ईजी होता है। तो इसलिए एक तो ये रीज़न है कि बिजनेस एंड ट्रेड में भी जो है इसमें वो ईज रहती है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो भी अगर हम जो आजकल जो आईटी सेक्टर और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर में इंग्लिश की प्रेजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और इवन जो स्टूडेंट्स इंग्लिश किसी दूसरी कंट्री में भी जाके अपना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, अगर उनके पास इंग्लिश होती है तो उनको एक ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और इवन अगर हम बात करें कि बहुत सारी कंट्रीज़ में तो एक मैंडेटरी टेस्ट है आईएल्स टाइप का, जिसमें वो उनको क्लियर करना ही पड़ता है अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, चाहे वो स्टडीज़ के लिए चाहे वो अपनी जॉब के लिए। तो इसलिए इंग्लिश की लोग इतने एडवांटेज को देखते हुए हर स्टेट जो है इंग्लिश को प्रेफरेंस देता है और उसको अपने स्टेट में उसको प्रमोट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हो उनकी विद इन द स्टेट हो या किसी दूसरे स्टेट के साथ हो। तो इसलिए ओवरऑल जो इंग्लिश की जो प्रेजेंस है और लोकप्रियता है वो इंडिया में बहुत अच्छी है। और इवन अगर हम इंग्लिश के उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपैरेटिवली जो हमारी हिंदी और दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, उसमें बहुत इजी टू अंडरस्टैंड उनके रूल्स हैं। और इन कंपैरिजन जो इंग्लिश है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं और फिर उस रूल्स के जितने रूल्स हैं उनसे ज़्यादा उनकी एक्सेप्शंस है। पर फिर भी इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए जो हर स्टेट जो है इसको प्रेफरेंस देता है और हर स्टेट में इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और प्रेजेंस के साथ साथ में
अगर हम लेवल ऑफ परफेक्शन की बात करें तो आजकल के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके अंदर में जिसके बाद जितना ज़्यादा परफेक्शन होगा उसको उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सपोज़ अगर दो कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और लेकिन अगर दोनों के पास अगर अपनी फील्ड का टेक्निकल जो स्किल है वो इक्वल है, लेकिन अगर एक के पास जो है इंग्लिश का जो परफेक्शन अच्छा है तो उसको दूसरे के प्रति एडवांटेज मिलता है और एज मिलता है। तो इसलिए आज की डेट में हर जो नए यूथ है वो सब ये चाहते हैं कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्ट करें, उसमें टोटल कमांड लें। तो इसलिए आज की डेट में जो इंग्लिश के जो है बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता इंडिया में, और इस वजह से जो इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल की तरह देखा जाता है। तो अभी तक जो हमने 4 पॉइंट्स किए हैं वो पहले 2 पॉइंट में हमने ये जो भी क्वेरीज है और जो उनके जो नॉन नेटिव लर्नर्स के माइंड में जो क्वेश्चंस रहते हैं हमने उनके बारे में बात की, और उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके बारे में बात की कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंग्लिश लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 5 में हम एक्चुअली बात करेंगे कि जो किस तरीके से इन जो चैलेंजेस को और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको टैकल किया जाए। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। द पॉइंट नंबर 5 इन द लिस्ट इज हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा कि इंग्लिश की जो प्रेजेंस और लोकप्रियता है डे बाई डे इंडिया में बढ़ती ही जा रही है, बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो इसको सीखने में सक्षम नहीं हो पाए हैं या जिनको इसका अभी एक्सपोजर नहीं मिला है। खासकर जो लोग जो स्मॉल सिटीज़ और विलेजेस में रहते हैं वो लोग इसको भी सीखने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए हैं और उनको एक्सपोजर भी इसका नहीं मिला है। और जहाँ तक एक चैलेंज की बात है इंग्लिश को सीखने में, और जो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो यही है कि एक नेचुरल स्पीकिंग और लिसनिंग का इन्वायरमेंट जब हमें नहीं मिल पाता है जैसे कि हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज का मिलता है, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको सीखने में। और अगर आपकी एजुकेशन भी इंग्लिश में ना हुई हो तो ये जो चैलेंज जो है जो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको टैकल करना। तो अब एक्चुअली जो हमें नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया है उसको जो है हमें आर्टिफिशियली तरीके से क्रिएट करना पड़ता है। और जहाँ तक स्पीकिंग और लिसनिंग की बात है तो उसमें आजकल जो है काफ़ी लोग जो है अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर वो आपस में चैट, दो फ्रेंड भी आपस में चैट करते हैं या ग्रुप में चैट करते हैं। कोई पर्सनल ग्रुप फैमिली का हो सकता है, वो फ्रेंड्स का हो सकता है, या कोई सोशल मीडिया का ग्रुप हो सकता है। और आजकल जैसे कि लोग कोई ऐप वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू वो कोशिश करते हैं कि जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट स्पीकिंग लिसनिंग का नहीं मिल पा रहा वो एक अपने प्रोएक्टिवली तरीके से उसको वो बिल्ड करें और इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। और जहाँ तक जो दूसरे एक्शन प्लान्स और मेथड्स की बात है उसमें जैसे कि क्योंकि सुनने और बोलने के अलावा अगर हमें जैसे इंग्लिश पढ़नी भी है तो ऑब्वियस बात है कि जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं या कई तरह की लिटरेचर बुक्स हैं, या अपना क्योंकि अपने थॉट प्रोसेस में लाने के लिए एक डायरी लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। डायरी को लिखना हुआ या व्लॉग्स को कंपोज करना हुआ, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और मेथड्स हैं जिसके ज़रिए जो है हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट के बाद में अब काफ़ी लोग जो है कोई जैसे इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो उसको हिंदी सबटाइटल्स के साथ, या हिंदी मूवी देखते हैं तो उसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। हालांकि इन सारे ही जो मेथड्स हैं इनकी अपनी एडवांटेज हैं और अपनी डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हमने यहाँ तक हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम इस जो चैलेंज हैं उनको ऑब्स्टैकल्स को हम टैकल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 6 इन द लिस्ट इज स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लर्निंग। एक्चुअली जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो वर्ल्ड की जितनी तरह की भी लैंग्वेजेस है वो बेसिकली उनके स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो है ग्रामर और दूसरी वोकैबुलरी। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी मेनली दो कंपोनेंट्स हैं। और अब जहाँ तक डिफरेंट स्टेजेस की बात आती है इंग्लिश लर्निंग की तो उसको ब्रॉडली जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है।
और हालांकि ये जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुरू के जो पहले और दूसरे पॉइंट में हमने जो बात की थी कि जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स होते हैं उनके माइंड में कई तरह की क्वेश्चंस होते हैं और एक कन्फ्यूजन्स होता है, जो कि वो कौन से मेथड को इस्तेमाल करें, और ख़ासकर जब ये बात आती है कि कितनी ग्रामर की नॉलेज उनके लिए सफिशेंट है या कितनी वोकेबलरी का कलेक्शन उनके पास होना चाहिए। तो इस पॉइंट के अंदर वो भी हमारे जो क्वेश्चन जो हमने रखे थे स्टार्टिंग में, वो जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बात को समझना कि जो ज़्यादातर लोगों को क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो अब उसमें से कौन सा चूज़ करना है, और बहुत सारी सजेशन जो हैं डिफरेंट लोग देते रहते हैं। तो अब हम जैसे जैसे स्टेजेस देखेंगे तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली जहाँ तक पहले ही फर्स्ट स्टेज की बात आती है इंग्लिश लर्निंग की, तो उसको तो हम एक तरह से बेसिक लेवल की स्पोकन इंग्लिश कह सकते हैं। और इसके लिए हमारे को बिल्कुल जो है बेसिक लेवल की ग्रामर, जिसमें कि खासकर टेंसेस के जो रूल्स हैं उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और कुछ जो बेसिक लेवल की वोकेबलरी का कलेक्शन हमारे पास हो, ताकि जो है हम अपनी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें और अपनी बात को व्यक्त कर सकें। तो ये तो एक तरह से फर्स्ट स्टेज है। और इसके बाद कोई भी अगर ऐसा पर्सन जिसने बिल्कुल आज तक कोई इनकी एजुकेशन भी इंग्लिश में ना हुई हो और जिनको बिल्कुल ही इन्वायरमेंट कभी ना मिला हो, तो वो इस स्टेज के अंदर उन पर जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, जिनकी एजुकेशन हुई है, तो उनको तो इस स्टेज की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा सेकंड और थर्ड स्टेज में जा सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर जिनकी बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो पहले फर्स्ट स्टेज से ही सेकंड स्टेज में जाएंगे। अब जहाँ तक सेकंड स्टेज की बात आती है, तो सेकंड स्टेज में जो है हमें हाई लेवल की ग्रामर की नॉलेज चाहिए, प्लस उसके अंदर हमारे जो बिल्कुल हाई लेवल की बेसिक वोकेबलरी हो, या फेयरली गुड लेवल की जो इंटरमीडिएट वोकेबलरी भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में तो हमने बात की थी कि अगर जस्ट टेंसेस के रूल्स की बात है, लेकिन आप एक सेकंड स्टेज की अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं फेयरली फ्लुएंट लेवल की, तो उसके लिए आपको ग्रामर का सिर्फ टेंसेस से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर ग्रामर से और भी जो चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। चाहे जीरेंट्स हैं, इन्फिनेटिव्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, आपको तो इंग्लिश बोलनी है तो आपको उसको ग्रामर की क्या ज़रूरत है। खासकर मैं एक काफ़ी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, संदीप महेश्वरी, तो उनकी एक क्लास में वो स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि नहीं जी, हमें तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग्रामर की ज़रूरत डेफिनेटली हमें है जब हम एक अच्छी स्पोकन और रिटन इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि हमारी रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो जाए और एक क्लासिक इंग्लिश बोले, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें ग्रामर चाहिए। तो जो सेकंड स्टेज के बाद अगर हम जो थर्ड स्टेज की बात करें, तो थर्ड स्टेज में तो हमें जो भी हमारे अभी तक जो सेकंड स्टेज में हमने ग्रामर सीखी थी, तो उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच भी ऐड कर दिया और ये सब्जेक्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया। अब जो थर्ड स्टेज में डेफिनेटली एक थर्ड लेवल की जो एडवांस इंग्लिश है, फेयरली फुल फ्लेज्ड अगर फ्लुएंट इंग्लिश की हम बात करें, इसको एक अच्छी स्पोकन और रिटन इंग्लिश भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर हमें डेफिनेटली ग्रामर में जो क्लॉजेस वगैरह का भी नॉलेज और बढ़ जाना चाहिए। और जहाँ तक वोकेबलरी की बात है, तो वोकेबलरी में भी जो है सेकंड स्टेज तक तो हम जो है इंटरमीडिएट वोकेबलरी से ही अपना काम चला रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की जो बेसिक वोकेबलरी है। बट जब हम थर्ड स्टेज में हैं तो हमें एडवांस वोकेबलरी के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस पर वर्क करना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब देखा जाए तो ग्रामर को हम कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते, और वोकेबलरी भी जो है वो भी जो है एक जैसे जैसे स्टेजेस में बढ़ते जाते हैं, तो वो जो हमारी उसकी भी जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है,
अब जैसे ग्रामर में अगर हम बात करें पंक्चुएशंस का, तो अब एक इंग्लिश में बहुत कॉमन है कि जो एयर कोट्स ऐसे लोग यूज़ करते हैं। तो एयर कोट्स का जो बेसिकली फंक्शन है कि जो इन्वर्टेड कोमा जब हम किसी बात को कोट करते हैं तो उस वक्त जो है एयर कोट्स का यूज़ किया। और आजकल जो अच्छी मॉडर्न इंग्लिश है, खास कर अमेरिकन इंग्लिश में, जो एयर कोट्स का सिर्फ कोट के लिए नहीं है, सार्केस्टिक जब कोई बात सार्केस्टिक वे में बोलनी हो या किसी चीज़ पे डाउट क्रिएट करना हो तो भी एयर कोड यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको पंक्चुएशन के बारे में नॉलेज ही नहीं हो गई और जब आपको ग्रामर के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। और इवन अगर हम जैसे इंटरमीडिएट वोकेबलरी की बात करते हैं तो उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स आ जाती है, तो फ्रेजल वर्ब्स देखने में तो बहुत टू वर्ड्स होते हैं जिसमें एक प्रपोजिशन होता है और एक कोई स्मॉल बेसिक लेवल की जो है वर्ब होती है, जैसे पुट इन हुआ, पुल इन हुआ। तो ऐसे जो देखने में वो बहुत इजी लगते हैं लेकिन एक्चुअल में उनके मीनिंग्स बहुत सारा उसका जो है हिडन मीनिंग्स होता है। हालांकि कई बार जो है हम उसको जो है बाय कॉन्टेक्स्ट जो है उसका एक आइडिया लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुट इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि टू इलेक्ट समबडी एज ए इन इलेक्शन। सो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बताएं, हु विल वोटर पुट इन दिस टाइम इन दिल्ली इलेक्शन। सो पुट इन का मतलब होता है कि टू इलेक्ट समबडी। तो एक्चुअली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे तो ये सब पार्ट ऑफ ग्रामर और जो है वोकैबुलरी में आ जाती है। तो एक तरह से ये 3 डिफरेंट स्टेजेस से अब हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कितनी ग्रामर की इम्पोर्टेंस है और कितनी वोकैबुलरी की हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। जो पहले लेवल में जो है हम एक एलिमेंट्री लेवल की स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारा टेंसी से भी काम चल रहा है, लेकिन जब हम सेकेंडरी लेवल में सेकेंड स्टेज में आ गए तो एक फेयरली फ्लुएंट लेवल की इंग्लिश बोल रहे हैं और जिसमें हम बेसिक वोकैबुलरी तो यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ में धीरे धीरे जो इंटरमीडिएट वोकैबुलरी भी यूज़ कर देते हैं। और थर्ड स्टेज में जो है बिल्कुल ही ग्रामर और जो है फुल फ्लैश्ड ग्रामर की नॉलेज होना और उसके अलावा एडवांस लेवल की वोकैबुलरी की नॉलेज भी होना। अब जहाँ तक अगर हम टाइम लिमिट की बात करें कि कितने इसका टाइम होता है, तो बेसिकली जहाँ तक ग्रामर की बात है तो एक स्टेज में आके जो है वो सफिशेंटली स्टेबल हो जाती है। बट जो हमारा वोकैबुलरी को बिल्ड करने का प्रोसेस है वो एक्चुअली होल लाइफ चलता रहता है। और क्योंकि इंग्लिश की वोकैबुलरी इतनी वास्ट है और उसको एक्चुअली अपने लैंग्वेज में पूरी तरह से इंटीग्रेट करना और उसको जो अगर हम रेगुलरली यूज़ ना करें, और वो बहुत तरह के फिर उसमें ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, नए नए वर्ड्स और ऐड होते रहते हैं। कई बार हमने देखा कि कोई आदमी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और अच्छी इंग्लिश लिखता भी है बट फिर भी कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो उनको पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि अब दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो या एडवांस हो, क्योंकि जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है वो तो हमें बेसिक वोकैबुलरी की नॉलेज से भी आ जाती है। बट अगर हम क्योंकि अगर एडवांस लेवल की वोकैबुलरी से जो है हम कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं, बेसिकली जो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है। और हालांकि कोई भी जो अच्छा स्पीकर होता है वो अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के ही अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करता है, बट क्योंकि उनकी इंग्लिश का लेवल इतना हाई है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनके स्पीच में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स एडवांस लेवल के आ जाते हैं तो वो अपने ऑडियंस के लिए उसको क्लैरिफाई भी कर देते हैं। तो अब ये देखा जाए तो अब इससे हमें ये बात क्लियर होगी कि किस किस स्टेज में हम मतलब होके हमें जाके जो है अपनी इंग्लिश को बिल्ड करना पड़ता है, कैसे फ्लुएंसी आती है। और इस तरीके से ये हमारा वाला पॉइंट यही ख़त्म होता है। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 7 इन द लिस्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट एक्शन प्लान्स। इससे पहले कि हम डिफरेंट एक्शन प्लान्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, मैं अपने बारे में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज संजीव गोस्वामी। Professionally, I wear many hats. I am commerce graduate, MBA Finance. But top on my list right now is spreading of my discovery
on the research of English language to larger people. So at this point of time, my introduction is that I am the author of self-published book Mission Vocabulary, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे. So coming back onto our point of discussion कि advantages और disadvantages of different action plans and methods. तो अभी पीछे हमने वीडियो में बात की थी कि क्योंकि हमें एक नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अलावा जो है कई तरह के एक्शन प्लान्स और मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. तो जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की बात है उसमें तो स्पीकिंग और लिसनिंग के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. और रही बात जहाँ तक एक्शन प्लान्स की बात है, जैसे हमने बात की थी कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना भी एक हमारे एक्शन प्लान्स के अंदर में आता है. बट एक्चुअली अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर के हम एडवांटेज की बात करें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमें जो है डिफरेंट जो है टॉपिक के ऊपर जो है वो हमें आर्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं. तो वैरायटी ऑफ जो वोकैबुलरी वर्ड्स का हमें वहाँ पर मिल जाता है, और अच्छी तरह की उनकी कंपोजिशन भी अच्छी होती है. तो जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके भी हमें वहाँ प्रैक्टिस हो जाती है. लेकिन जहाँ तक इसके वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो ज़्यादातर है उनकी जो वोकैबुलरी जो है काफ़ी एडवांस लेवल की होती है. उसमें वो ज़्यादा मेटाफर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, फ्रेजल वर्ब्स हो गए और ईडियम्स हो गई. तो अभी अगर कोई फर्स्ट स्टेज का है उसके लिए तो बिल्कुल ही उस स्टेज के अंदर अभी उसको बिल्कुल उसका फाउंडेशन ही नहीं है बेसिक वोकैबुलरी का. तो वो ईडियम्स और या फ्रेजल वर्ब से उनकी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उनकी वोकैबुलरी बिल्ड के ऊपर. और इवन जो सेकंड स्टेज वाले हैं उनके लिए कुछ एडवांटेज हो सकती है. लेकिन हाँ, जो थर्ड स्टेज के हैं जिनके ऑलरेडी एक फाउंडेशन बना हुआ है और जिनकी ऑलरेडी बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और इंटरमीडिएट वोकैबुलरी भी उनकी अच्छी है, अब वो एडवांस की प्रैक्टिस के लिए उनको चाहिए तो वो उसके लिए वो यूज़ हो पाता है. और जहाँ तक लिटरेचर बुक्स की बात है, हाँ लिटरेचर बुक्स में उतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होती, और उसका एडवांटेज ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करेक्टर पे जो है स्टोरी होती है, तो वो बहुत सारे वर्ड जो इंटर रिलेटेड होते हैं और पूरी स्टोरी में जो चलते रहते हैं, तो वो उससे हमारे को काफ़ी बेनिफिट मिलता है. हाँ लेकिन उसके अंदर भी कई बार क्या होता है कि जो फ्लो जो है रुक जाता है. अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें बार बार ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसको आपको मीनिंग ना पता हो, तो आप रेगुलरली उसको डिक्शनरी में अगर देखते रहे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है वो फ्लो ख़त्म हो जाता है. और कई बार तो एक पेज पे 15-20 वर्ड ऐसे होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका इवन फ्रेजल वर्ड का भी काफ़ी हिडन मीनिंग होता है, तो उसको कई बार कॉन्टेक्स्ट से समझना मुश्किल होता है. तो अदरवाइज जो है जो लिटरेचर बुक्स में उतना डिसएडवांटेज नहीं है, जो खासकर जो न्यूज़पेपर का जो टर्म जो ईडियम्स और इस टाइप की जो वोकैबुलरी होती है. और जहाँ रही बात डायरी लिखने की, तो डायरी लिखने से सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि जो हमारे जो एक थिंकिंग का जो होता है इंग्लिश में, उसके ऊपर काफ़ी यूज़फुल रहता है. जब हम एंड ऑफ द डे या कभी हमें टाइम मिला तो उसके अंदर हम अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है लाइफ के उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारा जो है थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर एक इम्पैक्ट गुड इफेक्ट रहता है. हाँ पर उसमें लिमिटेशन यही है कि इसके लिए रेगुलरली टाइम कई बार नहीं निकल पाता, और एक प्राइवेसी का भी मैटर होता है, और इसलिए ज़्यादातर उसको लोग नहीं कर पाते हैं. और अब जहाँ तक बात आती है कि मूवीज़ वगैरह को सबटाइटल के साथ देखना, जैसे कि इंग्लिश मूवी को हिंदी सबटाइटल या हिंदी को इंग्लिश का, तो एक्चुअली इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये जो है हमें ट्रांसलेशन की तरफ को प्रोत्साहित करते हैं. तो और एक्चुअली इंग्लिश की लर्निंग में और फ्लुएंसी में जो सबसे बड़ा एनिमी है वो ट्रांसलेशन ही है. कहीं ना कहीं जब लोग कोई भी वर्ड जो है उसको ट्रांसलेट करके सीख लेते हैं, और वो जब वो यूज़ करने के लिए जाते हैं तो भी अपने माइंड में वो पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, कई बार कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बहुत लोग, तो भी उनकी फ्लुएंसी में फ़र्क पड़ता है. तो अदरवाइज़ अगर हम प्रॉपर सेंसेस से और उससे अगर वर्ड्स को सीखें तो ट्रांसलेशन ना होके उसको, तो वो हमारी फ्लुएंसी में उनका कभी बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता. तो इसलिए जहाँ तक ये डिफरेंट एक्शन प्लान्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात है, ये अभी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है.
तो चलिए अब हम अपने जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द पॉइंट नंबर 8 इन द लिस्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ए बुक एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने पीछे पॉइंट नंबर 7 में जितने भी तरह के एक्शन प्लान्स और मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बात की। इसके अलावा मुख्यतः रूप से 2 और ऐसे मेथड हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक तो है किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, और दूसरा है किसी अच्छी बुक, ग्रामर या वोकैबुलरी बुक को रेफ़र करना। जहाँ तक एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की बात है तो उससे हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे को ग्रामर तथा वोकैबुलरी लेसन के साथ साथ में जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर, जो हमें ऑन द स्पॉट करेक्ट कर देता है। तो इससे हमारे को अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी में सुधार करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और जहाँ तक एक अच्छी बुक को रेफ़र करने की बात है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम विदाउट किसी की और की डिपेंडेंस के बजाय अपनी सेल्फ एफर्ट से, अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है अपनी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर सकते हैं, ग्रामर्स को, रूल्स को अच्छी तरह सीख सकते हैं। और अगर वोकैबुलरी की बात है तो वोकैबुलरी बुक में जो है हम अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वोकैबुलरी को प्रोएक्टिवली जो है उनकी डेफिनेशन के साथ में, एग्जांपल सेंटेंस के साथ में सीख सकते हैं, जिससे हमारे को वोकैबुलरी बिल्ड करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और जैसे कि हमने अभी पीछे में वीडियो में बात कर रहे थे कि एक स्टेज में आके जो है हमारी जो ग्रामर की जो बिल्ड करने का प्रोसेस है वो सफिशेंटली स्टेबल हो जाता है, बट वो जो है वोकैबुलरी का जो बिल्ड करने का प्रोसेस है वो होल लाइफ चलता रहता है। तो इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में पूरी तरह से कमांड लेने का मतलब होता है कि उसकी वोकैबुलरी पे कमांड लेना। तो अगर हम जहाँ तक एक प्रोएक्टिवली वोकैबुलरी को बिल्ड करने की बात करते हैं तो उसको या तो एक वोकैबुलरी बुक के सहायता से किया जा सकता है, या जो है अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा जैसे जैसे भी हम कोई भी ऐसा वर्ड इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ते समय हो या किसी चीज़ को कहीं सुनते वक्त हो, किसी की स्पीच में से कोई वर्ड सुनते वक्त, या कहीं पर भी हमें ऐसा वर्ड इनकाउंटर करते हैं जिसका हमें मीनिंग ना मालूम हो, तो हम उसको इमीडिएटली जो है डिक्शनरी के अंदर देखें और उस डिक्शनरी में से उस वर्ड को देख के अपनी एक प्रॉपर नोटिंग बनाएं और अपने जो है वर्ड्स का एक पूरा एक नोट बनाते चले, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो वर्ड दोबारा अगर हमें इनकाउंटर हो तो हम अपने नोट्स में से ही उसको रेफर कर सकें। तो इस तरीके से, क्योंकि लेकिन इंग्लिश वोकैबुलरी में जो है बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, तो कई बारी जो है वो जो अपनी नोटिंग जो है वो करना काफ़ी टीडियस वर्क हो जाता है। तो यही चीज़ अगर हमें किसी वोकैबुलरी बुक के जरिए अगर हमें मिल जाए ऑलरेडी से प्रिपेयर्ड, तो उसको हम उस बुक को रेफ़र करके हम आसानी से अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक वोकैबुलरी बिल्ड बुक के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो में हम आगे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ऐसी ही कि यूनिक बुक से अपने जो व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो एक्चुअली जिसका नाम है मिशन वोकैबुलरी, जिसको मैंने खुद कंपोज किया है और सेल्फ पब्लिश किया है। और जहाँ तक इस जितने भी तरह की अभी हमने बात की थी, कई तरह के एक्शन प्लान, कई तरह के चैलेंजेस और जितने तरह के भी जो एक प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इनके एडवांटेजेस और एक्शन प्लान्स के जितने भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही मैंने जो है अपनी बुक को जो है कंपोज किया है। और इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है वो मेरी बुक के साथ है। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम जो है मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, इससे पहले कि हम मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें, तो अभी तक वीडियो में हमने जो कुछ डिस्कस किया है उसका एक कंक्लूसिव सिनॉप्सिस ले लेते हैं जल्दी से। बेसिकली हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 8 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की, क्योंकि जिनका जो संबंध है वो मिशन वोकैबुलरी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली स्टार्टिंग विद हमने ये देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज का हमारी पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ में आज की डेट में क्या सिग्निफिकेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या नेसेसिटी है हमारी लाइफ में, कितनी इसकी प्रेजेंस है इंडिया में,
और इसके साथ हमने ये भी देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया जैसी मल्टी लैंग्वेज कंट्री में कैसे एक लिंगुआ फ्रैंका या ब्रिज लैंग्वेज की तरह काम करती है। और उसके अलावा हमने ये भी समझा कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो लर्निंग के क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और जो ज़्यादातर जो है नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के माइंड में जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स एंड क्वेरीज रहती हैं कि वो कितनी ग्रामर की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी लेने के लिए, या कितनी वोकेबलरी का कलेक्शन होना चाहिए उनको फ्लुएंसी के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज पे टोटल कमांड लेने के लिए। और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स होते हैं उनको किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है नेटिव लैंग्वेज की तरह से स्पीकिंग और लिसनिंग का वो नहीं मिल पाता, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो तो उनको करना ही पड़ता है, आर्टिफिशियली क्रिएट करना ही पड़ता है। उसके अलावा जो है उनको पूरी तरह से लैंग्वेज को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना या लिटरेचर बुक्स पढ़ना, और उसके अलावा डायरी लिखना हुआ या जो व्लॉग्स कंपोज करना हुआ, और उसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग आजकल मूवीज़ वगैरह देखते हैं सब टाइटल्स के साथ में। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो एक्शन प्लान्स है, इसके बारे में हमने बात की, इनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। तो बेसिकली जहाँ तक इनकी जो मुख्यतः जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो एडवांटेज हैं खासकर जो इन एक्शन प्लान्स के, वो यही है कि जब हम डिफरेंट सोर्स से इन चीज़ों से जब हम अपने इंग्लिश के नॉलेज के लिए जाते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स का जो है वहाँ पर एक्सपोजर मिलता है, और जो ऑलरेडी हमने वर्ड सीखे हुए हैं और जो हमने ग्रामर रूल सीखे हैं उनको जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और जहाँ तक ये डिफरेंट जो एक्शन प्लान्स हैं, इनके अगर सीक्वेंस की हम बात करें तो अगर जैसे हम लिटरेचर बुक्स और न्यूज़पेपर को पढ़ने की बात करते हैं तो लिटरेचर बुक्स जो है उसका नंबर जो है न्यूज़पेपर से पहले आता है, क्योंकि जो लिटरेचर बुक्स है उसकी जो लैंग्वेज होती है कंपेरेटिवली इजी होती है, और उसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, और कंपेरेटिवली जो न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ होती है, और उसमें ज़्यादातर जो है एडवांस लेवल की वोकेबलरी का यूज़ होता है, और उसके अलावा जो है वो ईडियम्स और जो मेटाफर का जो प्रयोग जो है न्यूज़पेपर में ज़्यादा होता है। और अगर हम जैसे बात करें कि जो डिफरेंट स्टेजेस के जो लर्नर्स होते हैं, कुछ जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के हैं जिनकी आज तक एजुकेशन ही इंग्लिश में नहीं हुई या जिनको कोई भी ऐसा एक्सपोजर नहीं मिल पाया, तो उनके लिए तो इवन लिटरेचर बुक से पहले भी उनको जो है जो कॉमिक बुक्स हैं उनको पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अलावा जो है हमने ये भी देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो कितने तरह के मतलब जैसे ग्रामर का क्या कितना टाइम लिमिट होता है सीखने का, और जो है वोकेबलरी का क्या होता है, जैसे कि जो ग्रामर जो है एक स्टेज में आके जो वो सफिशेंटली स्टेबल हो जाती है उसका लर्निंग का प्रोसेस, क्योंकि लेकिन जहाँ तक वोकेबलरी की बात है तो वो जो है हमारी लाइफ टाइम में चलता रहता है, क्योंकि इतनी वास्ट वोकेबलरी है, तो जिसको जो है जितना भी नॉलेज की जाए वो कम है, और चाहे वो नेटिव स्पीकर हों या नॉन नेटिव स्पीकर्स हों, सबके लिए वो सेम ही है कि जो वोकेबलरी बिल्ड का प्रोसेस है वो होल लाइफ चलता रहता है। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का या किसी बुक को स्टडी करने का क्या बेनिफिट होता है, तो ये भी एक तरह के जितने भी तरह के एक्शन प्लान्स और मेथड्स हैं उसका ही ये इसमें इंक्लूडेड है। और बेसिकली ये जो सारी चीज़ों को देखने के बाद में अब हम जो है नेक्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे कि इनका जो जितने भी तरह के फैक्ट्स के बारे में हमने बात की, इसका एक कंक्लूज़न क्या है और हमारे के लिए क्या क्या जो चीज़ है हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो एक हम समराइज वे में इसका एक कंक्लूज़न ले लेते हैं, और उसके बाद ही जो है हम मिशन वोकेबलरी के जो है फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 8 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का एक सिनॉप्सिस लेने के बाद चलिए हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश में एक इम्प्रेसिव लेवल की फ्लुएंसी लाने के लिए
या उस पर टोटल कमांड के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और क्या क्या हमारे एक्शन प्लान्स होने चाहिए। सो बेसिकली जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि क्योंकि एक नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे को इंग्लिश का नहीं मिल पाता जस्ट लाइक हमारी नेटिव लैंग्वेज की तरह, तो डेफिनेटली हमारे को वो स्पीकिंग और लिसनिंग का एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो एक्शन प्लान्स और मेथड्स के बारे में भी हमने देखा कि हमें उन एक्शन प्लान्स और मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, पूरी तरह से अपने आप को जो है इंग्लिश में एक इन्वॉल्व करना पड़ता है, और रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में। तो मैं डिफरेंट हमने सारे जो एक्शन प्लान्स और मेथड्स है उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात की, उनके सीक्वेंस के बारे में बात की। सो ओवरऑल एक कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कंक्लूजन तो यही है कि हम जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें उसके लिए ग्रामर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ग्रामर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज में तो चलो हमारा जो है टेंसी से काम चल जाता है, बट क्योंकि इंग्लिश लेवल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, और ओवरऑल अगर हमें अपनी एक क्लासिक स्पीकिंग इंग्लिश सीखना है या एक अच्छी रिटन इंग्लिश अगर हमने सीखनी है, और या लैंग्वेज पे से पूरा कमांड लेना है, तो ग्रामर तो को उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो ग्रामर है वो एक लेवल पे आके जो है वो स्टेबल हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज की जो इंग्लिश लर्निंग है उसके अंदर धीरे धीरे वो ग्रामर का हमारा इंक्रीज होता रहता है लेवल, और एक स्टेज पे आके जो वो सफिशिएंटली स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो वोकेबलरी है वो इतनी वास्ट है कि उसका जो बिल्ड करने का प्रोसेस है वो होल लाइफ चलता रहता है, चाहे वो नेटिव स्पीकर हो चाहे वो नॉन नेटिव स्पीकर हो। तो इसलिए अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक अलग पर्सपेक्टिव से कि किसी भी लैंग्वेज पे पूरी तरह से कमांड लेने का मतलब उसकी वोकेबलरी के ऊपर टोटल कमांड लेना होता है। तो अब जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है कि जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं वो उनकी उसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाती, उसका रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं जो है जो वोकेबलरी वर्ड वो सीखते हैं उसको जो है वो ट्रांसलेट करके सीख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक लैंग्वेज उनके माइंड में फिक्स है। कोई भी जो लैंग्वेज वो बोलते हैं अपने स्टेट में, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तो उसकी वजह से वो जो है जब नए वर्ड इंग्लिश का सीखते हैं तो उसको वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है, और इवन जो अगर हम बेसिक वोकेबलरी की अगर बात करें, अगर हम बेसिक वोकेबलरी को ढंग से उनकी डेफिनेशन के साथ में और एक्सप्रेशंस के साथ में अगर उसको समझ लें तो हमारी फ्लुएंसी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की। और रही बात जो इंटरमीडिएट लेवल की वोकेबलरी है, जो एडवांस की वोकेबलरी है, उनका जो मेन रोल रहता है कि वो कम शब्दों में हमें अपनी बात को व्यक्त करने में हेल्प करती है। अदरवाइज फ्लुएंसी तो जो है वो बेसिक वोकेबलरी से आ जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जैसे भी कोई भी हम लाइफ में कोई भी स्किल हम लेना चाहें तो कई बार हम चाहते हैं कि वो जल्दी से हमें आ जाए, और हम जो है वो बेसिक्स पे ध्यान ना देके हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और वही चीज़ इंग्लिश में होती है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को सीखने में। और बेसिकली अगर हम बेसिक वोकेबलरी को ढंग से सीख लें तो वो आगे आगे जो हम इंटरमीडिएट वोकेबलरी है या एडवांस है वो एक्चुअली बेसिक वोकेबलरी से ही आगे बनती है, क्योंकि अगर हम बेस वर्ड्स जो होते हैं उसके आगे जो प्रीफिक्स लगा के या सफिक्स लगा के नए नए वर्ड का निर्माण होता है, या इवन जो फ्रेजल वर्ड्स भी होती हैं उसके अभी वर्ब्स के आगे जो सिंपल वर्ब्स है उसके आगे प्रेपोजिशन लगा के एक जो टोटल एक नया मीनिंग बन जाता है। एक तरह से वो मेटाफर की तरह काम करती हैं। और अगर हम ईडियम्स की भी बात करें तो वो भी ईडियम्स भी जो है वो बेसिक वर्ड का एक कलेक्शन होता है, बट उनका जो है एक अलग मीनिंग होता है। तो इसलिए बेसिक वोकेबलरी को ढंग से उसकी डेफिनेशन के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बात करें कि कोई भी काम में अगर जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उसकी फाउंडेशन अगर हम एक बार अच्छी रख दें तो हम जितने मर्जी फ्लोर उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर फाउंडेशन ही वीक होगी तो जो है वो आगे एडवांस लेवल पे जाने में प्रॉब्लम होगी। और बहुत जगह ऐसा नोटिस होता है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट एडवांस लेवल की वोकेबलरी को सीख लेते हैं, लेकिन उनके पास जो है बेसिक वोकेबलरी का वर्ड इसमें नहीं होता।
अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जो वर्ड एक सिंपल वर्ड है गो एंड कम, वो बहुत ही इजी वर्ड है, तो दोनों जो है वो एक तरह से मूवमेंट के बारे में बात होती है। अगर हम किसी चीज़ से या वस्तु व्यक्ति से दूर जा रहे हैं तो वो गो है, अगर उसकी नज़दीक आ रहे हैं तो वो कम है। ये बहुत एक बेसिक सा मीनिंग है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो गो वर्ड के करीब 35 डिफरेंट डेफिनेशन वहाँ मिलेंगी और कम वर्ड की अराउंड 15 डेफिनेशन मिलेंगी। बट बेसिकली उसके अंदर जो मेन मीनिंग है वो तो मूवमेंट से रिलेटेड है, बट उसके अलावा जो इम्प्लाइड मीनिंग्स निकल के आ जाते हैं, जैसे कि कोई एक्टिविटी के ऊपर बात होती है तो भी हम गो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, सो हाउ डिड योर इंटरव्यू गो, सो बेसिकली यहाँ पर गो को ऐसे आप ट्रांसलेट करके सीखोगे तो जो है वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। वो आने वाले जो और गो से रिलेटेड बहुत सारे जो फ्रेजल वर्ब्स होंगे उसमें आप उसी तरीके से ही कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अगर आप गो को ये मान लो कि जब किसी एक्टिविटी की बात, प्रोग्रेस की बात होती है तो भी गो यूज़ होता है। तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो कंक्लूज़न है, ये जितने भी हमने अभी फैक्ट के बारे में बात की थी कि कभी भी जो है वो ट्रांसलेशन ना करें, हम अपने माइंड में इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का प्रयोग करें। और क्योंकि अगर देखो, अगर हम बात करें कि वोकेबलरी भी दो टाइप की है, एक फिजिकल है और नॉन फिजिकल वर्ड्स जो थिंग्स से रिलेटेड है। जो फिजिकल वोकेबलरी है वो किसी ना किसी वस्तु व्यक्ति का एक्चुअली बेसिकली नाम ही है, तो उसको तो हम अगर जब लर्न करते हैं तो हमारे सामने एक बेस होता है कि हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी वो वस्तु हम दिखे तो हम अपने माइंड में एक याद कर सकते हैं कि इस वस्तु का क्या नाम है, या उसके हिसाब से हम अपनी मेमोरी में उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जब जो नॉन फिजिकल थिंग्स हैं उनका इवन अगर हम डेफिनेशन से याद भी कर लें तो भी उनको अपनी मेमोरी में सेट करने में बहुत जो है प्रॉब्लम होता है और वो चैलेंजिंग होता है। तो जो एक्चुअली जो मिशन वोकेबलरी, अब हम आगे जो बात करेंगे मिशन वोकेबलरी, जिसको जो है मैंने खुद जो कंपोज किया है और सेल्फ पब्लिश किया है, तो इसके अंदर में बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान रखा गया है कि हर वर्ड्स को जो है उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ में, और जो एक जो चैलेंज है कि जो एक नॉन फिजिकल थिंग्स का जो एक कोई इमेज क्रिएट नहीं होता, तो उसको कैसे हम जो खासकर जो इसमें जो मेथड का यूज़ किया गया है उसको इसी तरीके से यूज़ किया गया है कि वो हम अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर सके। और क्योंकि उनके लिए हमारे पास कोई इमेज नहीं है तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम जो है बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को जो है मिशन वोकेबलरी के जो फीचर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारे जानेंगे, तो उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब ये कंक्लूज़न हम यहीं क्लोज करते हैं, और जो बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो भी जो थिंग्स है जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऑलरेडी हमने एक चीज़ तो देख लिया है कि ग्रामर के रूल सीखने के बाद में हमें वोकेबलरी पे ही वर्क करना है और उस वोकेबलरी को कैसे बिल्ड करना है, जिसमें मिशन वोकेबलरी एक यूनिक बुक है, वो किस तरीके से हमें हेल्प करेगी। तो चलिए वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में अब बात करेंगे। मिशन वोकेबलरी एक एक्सक्लूसिव वोकेबलरी बुक है जिसको 20 साल के रिसर्च के बाद बहुत बारीकी से वोकेबलरी बिल्डिंग के रास्ते में आने वाली हर्डल्स तथा उनके सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कंपोज किया गया है। और इन्हें खासकर उन नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए कंपोज किया गया है जिनको कि एक नेचुरल स्पीकिंग या लिसनिंग का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, या जिनकी एजुकेशन जो है इंग्लिश में ना हुई हो, या दोनों ही बातें। बीइंग ए नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज माई सेल्फ, मैंने एक एक जो प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल्स
जो कि एक नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के रास्ते में आती हैं। मैंने उसको पर्सनली जो है एक्सपीरियंस किया है, तथा जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन प्लान्स और इनोवेटिव मेथड्स जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स अडॉप्ट करते हैं अपनी फ्लुएंसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए या अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए, उन सबको मैंने खुद ट्राई करके देखा है। और उसमें से जो अच्छे, जो पॉजिटिव वाले हैं, जिनके एडवांटेज वाले हैं, उनको अब अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया, और जो जिसमें डिसएडवांटेज है उनकी डिसएडवांटेज को नोटिस करते हुए और उनको साइडलाइन करके जो है इन सब बातों को ध्यान में रख करते हुए अपनी बुक को कंपोज किया है। तो इसलिए ये बुक हर उस पर्सन नॉन नेटिव जो लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी जो है अपनी इंग्लिश में एक इम्प्रेसिव लेवल की फ्लुएंसी नहीं ले पाए हैं, या जो वोकैबुलरी के ऊपर एक कमांड नहीं ले पाए हैं। और जो भी एनी पर्सन जो अपनी वोकैबुलरी को एक वेल ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ढंग से बिल्ड करना चाहता है, उसके लिए जो है काफ़ी ये यूज़फुल बुक है। और अगर हम जहाँ तक मिशन वोकैबुलरी के टाइटल की बात करें, तो ये काफ़ी चीज़ों को सिंबॉलिक है। एक तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो भी नॉन नेटिव लर्नर्स जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, उनके प्रोफेशनल प्रेशर, उनके स्टडीज़ प्रेशर, जिसकी वजह से वो उस पर टाइम नहीं दे पाते, तो कैसे वो इस बुक की सहायता से वोकैबुलरी बिल्डिंग को अपनी लाइफ का मिशन बनाते हुए इसके ऊपर जो है कमांड ले सकते हैं। और ये इसका सिंबॉलिक मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं खुद एक नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर रहा हूँ, और बहुत टाइम तक मैं ये फील करता था कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। तो मैंने भी इसको एज ए मिशन की तरह लाइफ का बनाया, जबकि मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो अलग है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट MBA हूँ, और लेकिन इंग्लिश मेरा शुरू से पैशन रहा था। तो लेकिन एक टाइम के बाद मैंने इसको अपनी लाइफ का मिशन बनाया। और जहाँ तक मैं रिसर्च की बात करूँ, तो मैंने इंग्लिश डिक्शनरी के जो है एक एक वर्ड को, चाहे वो छोटी सी प्रेपोजिशन क्यों ना हो या जो डिफ़िकल्ट वर्ड क्यों ना हो, सबको जो है डेफिनेशन से उनकी समझ के उनका जो है कैटेगरी बनाई, उनके ग्रुप सब ग्रुप्स वगैरह बनाए। तो ये मेरे मेन प्रोफेशन के साथ मैं करता रहा, तो इसमें मेरा काफ़ी सालों का इसमें रिसर्च लगा। तो मैंने एक तरह से इंग्लिश लर्निंग को अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया, और तो इसलिए ये मिशन वोकैबुलरी जो है बहुत सारी चीज़ों को सिंबॉलिक करता है। तो अब जहाँ तक अब इसके वोकैबुलरी, जो इस मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात है, तो इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है मैंने, और हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस है। तो इससे हम जो है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मिशन वोकैबुलरी का एक ओवरव्यू लेते हैं। और सबसे पहले जो है हम इस पे इंडेक्स पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या सेक्शंस इसके अंदर हैं और क्या क्या सब सेक्शंस हैं। तो चलिए लेट्स